जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सभी साथी की ओर से, मिशन की ओर से मैं सम्मान इनवाइट करना चाहूंगा। आज के जो हमारे द्वितीय प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय आर.के. मौर्य जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं जो कि समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय आर.के. मौर्य सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा तो सम्मान कि आप आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय आर.के. मौर्य सर। धन्यवाद सर, सभी को सादर प्रणाम। हेलो, आपकी आवाज आ रही सर, अपना वक्तव्य कंटिन्यू रखें सर। ओके सर। सर, जैसा कि इस ग्रुप का नाम है पुरोहित प्रशिक्षण एवं शिक्षण ग्रुप, इस ग्रुप के माध्यम से हम जो संस्कार कराते हैं उन संस्कारों का कहीं ना कहीं परिष्करण करना चाहते हैं। उन संस्कारों के माध्यम से समाज को एक अच्छी दिशा, एक नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि संस्कारों की शुरुआत ही, जैसा कि इतिहास के अनुसार हम कहते हैं कि भाई 4 वेद थे, स्मृतियां थीं और कुछ पुराण थे। तो स्मृति ग्रंथों के आधार पर हम जानते हैं कि 16 संस्कार एक मनुष्य के जीवन में किए जाते हैं और उनकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से और अब तो मृत्यु तक के संस्कार को लेकर 16 संस्कार के माध्यम से किसी भी पुरुष का, मनुष्य का जीवन सुसंस्कृत और परिष्कृत किया जाता है। उसको उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से अवगत कराया जाता है कि किस तरह से उसको अपना सामाजिक जीवन जीना है, किस तरह से उसको राजनीतिक परिवेश में रहना है, किस तरह से उसको अपना आर्थिक विकास करना है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि संस्कारों के माध्यम से मनुष्य को एक सुसंस्कृत मनुष्य या मानव बनाया जाता है, जिससे कि वो एक सम्मानजनक और दूसरों के लोक कल्याण के लिए मानव जीवन व्यतीत कर सके। आजकल देखने में आ रहा है कि हम, जैसा कि विवाह संस्कार है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। विवाह संस्कार के माध्यम से हम एक मेल, एक फीमेल को एक सामाजिक जीवन में, एक पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बांधते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की विवाह पद्धतियों को अपनाया जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की विवाह पद्धतियां हैं, लेकिन इन सब का परिणाम निकल कर क्या आ रहा है? क्या कभी हमने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन किया है कि संस्कार सबने बड़ा शुद्ध कराए, मन से कराए, अच्छे मंत्रों का उच्चारण किया, पूरी तरह से यज्ञ हवन सामग्री का इस्तेमाल किया, फिर सामाजिक परिवेश में, सामाजिक जीवन में एंट्री करने के बाद उनके विवाह विच्छेद की तरफ जो है का संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? कहीं ना कहीं उनका सामाजिक ताना बाना क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम कभी भी इन चीजों को वर्तमान में रखकर देखने का प्रयास या तो कम करते हैं या फिर उसको जो है का अपनाना ही नहीं चाहते। हम लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी संस्कार का महत्व तात्कालिक परिवेश से काफी हद तक प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संस्कार प्रभावित भी करते हैं। लेकिन आज के समय में जैसा कि हमारे देश का पाश्चात्यकरण होता जा रहा है, तो यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और जो अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, उसने हमारे संस्कारों पर एक गहरा प्रभाव डाल दिया है कि हम संस्कार कराने के बावजूद भी उस परिवार को बांध नहीं पा रहे हैं। विभिन्न तरह की प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं का वो 50% भी अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारी या तो शिक्षण व्यवस्था में कमी है, या पढ़े लिखे होने के बाद लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन
पढ़कर एक अच्छी तरीके से लिखने में अभी कमी है कहीं न कहीं। तो हम सिर्फ पढ़े हुए लिखे हुए को पढ़ना ही नहीं, बल्कि पढ़ने के बाद हमें लिखना भी आना चाहिए और जो आवश्यक संशोधन है उन्हें अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ मंत्रोच्चारण, जिन मंत्रों को बहुत से लोग जिनका हम संस्कार करते हैं, 90% लोग तो उनके ABCD भी नहीं जानते कि गुरुजी ने, पुरोहित जी ने हमारे इस विवाह बंधन के लिए किस तरह के मंत्रों का उच्चारण किया। कहीं थोरोली किसी ने 2-4 बातें समझा दी तो उनकी वो बात तो समझ में आती है, लेकिन संस्कृत भाषा के मंत्रों का उच्चारण उनके परे नहीं पड़ता, जो है दिमाग से बाहर चला जाता है। हमें इसके साथ साथ इन संस्कारों के साथ उनको उनके सामाजिक जीवन का क्या महत्व होगा, पारिवारिक जीवन का क्या महत्व होगा, समाज में, देश के लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए, एक विवाह बंधन में बनने के बाद परिवार में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, सामूहिक परिवार का क्या महत्व है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या होंगे। क्योंकि पता चला जैसे ही पारिवारिक जीवन में प्रवेश किए, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए, वहां के प्रवेश की कल्चर क्या होगी, उस कल्चर को एडॉप्ट करना होगा, उस कल्चर में आपको ढलना होगा। लड़की को ये भी समझाया जाना चाहिए कि भाई कुछ अपने अनुसार और कुछ उनके अनुसार दोनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। कुछ आप अपने मानक जो अपने परिवार से लेकर जा रही हैं, कुछ उनका त्याग करना पड़ेगा, दूसरे के परिवार के मानकों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब चीजें भी जो है का इन संस्कार के दौरान उन लोगों को अवगत कराया जाए, बताना चाहिए। अन्यथा लोग अपने अपने नॉर्म्स को लेकर उस परिवार में प्रवेश करते हैं और वो अपने अहम और नॉर्म्स से, अपने मानकों से समझौता नहीं करना चाहते और उनको शादी के 1-2 माह बाद ही उनमें बिखराव की जो है का दरार पड़ने लगती है। और हम परिणाम देखते हैं कि ये संस्कार जो हमने विभिन्न रीति रिवाज मतलब बड़ा शुद्ध तरीके से कराए, फिर भी उनको दाम्पत्य जीवन में बांध कर नहीं रख पाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका उद्देश्य तो यही है कि हमने विवाह कराया और उनके एक सुख समृद्धि के लिए संस्कार कराया, लेकिन उसका महत्व तो खत्म होता जा रहा है। एक तरफ देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, वहां भी विवाह होता है, तो न्यायालय तो विवाह को एक संविदा मानता है, कॉन्ट्रैक्ट ओनली, और वो कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक करेंगे तो आपको जो है का विभिन्न प्रकार के जो है का दंड दिए जाएंगे जो है का। जबकि जो वैदिक रीति रिवाज है वो उसको एक संस्कार मानती हैं। तो इन दोनों चीजों पर, इन पर विचार करने के बाद हमें एनी हाउ अपना शिक्षा के माध्यम से इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, ताना बाना है हमारे देश का, हमारे परिवेश का, उसको समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद उसके बारे में भी उन नए दंपति को अवगत कराना चाहिए कि आपका क्या परिवेश होगा, क्या आपकी जो है का परिवार में भूमिका होगी, आगे आपका परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चों के प्रति क्या दायित्व होगा, आप जिस परिवार में जाएंगे वहां जो बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, जो आपके सास ससुर होंगे या अन्य सदस्य होंगे उस सामूहिक परिवार में, उनके प्रति आपकी क्या लायबिलिटी होगी। क्योंकि आप आने वाले समय में आगे चलकर आप भी सास ससुर जेठ जेठानी इस सब पद को धारण करेंगे, बनेंगे। तो इस सामूहिक परिवार का महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए विवाह के दौरान। उसके लाभ क्या होंगे आपको। नहीं तो व्यक्ति सोचता है, इस सरकारी नौकरी के युग में तो अक्सर ऐसा होने लगा कि भाई मेरी तो नौकरी लग गई, मेरे पति के पास तो सरकारी नौकरी है और सारी संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, डॉक्टर हो, बैंक हो, सब अब मेरे पति में समाहित हो गई है। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक जो राष्ट्र व्यवस्था है उसमें बैंक का काम बैंक देखती है, कानून व्यवस्था का पुलिस देखती है, न्यायालय का कोर्ट देखता है। जबकि पहले प्राचीन काल में ये सभी की सभी संस्थाएं एक परिवार में निहित होती थी और परिवार में ही न्यायालय होते थे, बैंक होती थी, परिवार में ही जो है का
पुलिस व्यवस्था होती थी, एक लठैत होता था, तो वो सब कंट्रोल करता रहता था। लेकिन आज ये सब छिन्न भिन्न होता जा रहा है, टूटते जा रहे हैं परिवार, बड़ा बड़ा देखभाल कर शादियां हो रही हैं, अरेंज मैरिज हो रही हैं, लव मैरिज हो रही हैं, एक दूसरे को लोग बरसों से जानते हैं, लेकिन शादी के बाद क्यों ऐसा होता है कि 3 महीने 6 महीने बाद ही उनमें दरार पड़ने लगती है, भटकाव शुरू हो जाता है। क्योंकि आज न्यायालय भी टिप्पणी करने लगा है, दिनों दिन फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ती जा रही है और फैमिली कोर्ट में केस बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादातर ऐसे लोगों के केस बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे सुशिक्षित कहलाते हैं, वेल क्वालिफाइड कहलाते हैं, वेल एम्प्लॉयड कहलाते हैं, अच्छी जिनकी आर्थिक स्थिति है। कहीं ना कहीं मन का विज्ञान उनके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो मन के विज्ञान से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि सभी विज्ञानों का विज्ञान मन का विज्ञान है। और मन में आपके किसी भी प्रकार का समाज, परिवार या अपने जो सह जीवन साथी है उसके प्रति कोई द्वंद्व है, कोई भ्रम है, कोई शक है, तो आपको बांध कर रख नहीं सकते। तो मैं सभी इस ग्रुप में जितने भी हमारे पुरोहित हैं, जितने भी वेल क्वालिफाइड साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं काफी, और बड़ा अच्छा संस्कार विधियों से संस्कार कराते हैं कि भाई लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी रहे। यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश को समझे, वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश को समझे, देश की हवा किस ओर जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए अपने संस्कारों की विधि में कुछ परिष्करण कर लें, कुछ परिवर्तन कर लें। मैं समझता हूं लोगों के मन के लिए भापें, और जो मनोविज्ञान है उसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण जानता हूं कि मैंने मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि संसाई को पढ़ना पड़ता है। तो मैं देखता हूं कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, सामने वाला क्या सुनना चाहता है। तो अगर हम, जैसा हमारी एक ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम है चिंतन करना, और जिस तरह का मनुष्य चिंतन करता है, चिंतन जैसे परिवेश में रहता है वैसा चिंतन शुरू कर देता है। उस चिंतन के बाद हमारी एक मास्टर ग्लैंड होती है मस्तिष्क में, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कंट्रोल मास्टर ग्लैंड पर हो जाता है। मास्टर ग्लैंड वैसा ही वर्क करेगी जैसा हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसको निर्देश करेगी, और मास्टर ग्लैंड्स सारे हार्मोनिक एंजाइम ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं यदि हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं, कुछ गलत सोच पैदा हो गई है, कुछ कुकृत्य पैदा हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मास्टर ग्लैंड प्रभावित होगी, और मास्टर ग्लैंड सारे ग्लैंड को, हार्मोनिक ग्लैंड को, एंजाइम ग्लैंड को कहीं प्रभावित करेगी, और आपके सुख समृद्धि के अगेंस्ट हार्मोन्स या एंजाइम्स का सिक्रिएशन शुरू हो जाएगा, और इसका परिणाम होगा कहीं ना कहीं हमारा मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। और हम ऐसा देख भी रहे हैं, परिणाम यही आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका शारीरिक सुख या मानसिक सुख प्रभावित हो रहा है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को कैंसर हो गया, बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा हो जा रही हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मन के विज्ञान को सही से नहीं समझा। तो मैं समझता हूं हम लोगों को, मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रहना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए। जितना धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और जिसका परिणाम हमारे परिवार पर, समाज पर, राष्ट्र पर दुष्परिणाम इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो संस्कारों के माध्यम से हम किसी मनुष्य का व्यक्तित्व परिष्कृत करना चाहते हैं, सुसंस्कृत करना चाहते हैं,
उसे एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, उसके अंदर लोक कल्याण की भावना विकसित करना चाहते हैं, तो ये सब विकसित हो, हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो उसके अनुसार। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर अपने संस्कारों को परिष्कृत करना होगा। तो मैं आज अपनी बात को संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है। तो बाकी सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया मान आपका। निश्चित रूप से आपने बहुत ही व्यवहारिक बातों पे प्रकाश डाला है, जो कि अनुकरणीय है, और निश्चित रूप से समाज में जो आए दिन आने वाली विसंगतियां और कुरीतियां डेवलप हो रही है उनके उन्मूलन में बहुत सहायक होगी। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से कॉन्टेक्ट मैरिज और संस्कारिक मैरिज का की ओर भी इशारा किया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शोचनीय विषय बिंदु आपके थे, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मिशन को अपना समय दिया। आपका तहे दिल से मिशन स्वागत करता है और आशा करता है कि इसी तरह से आप अपने विचारों से मिशन को अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक्स। अब चूंकि तो डॉक्टर यमुना सिंह सर का सम्मान स्वागत है, और सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आप आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। सुप्रभात, सभी साथियों को सादर नमन। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसी मान्यता है कि आज से दिन जो है ना, तिल बढ़ता जाता है। तो ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं, ये उत्तरोत्तर इसमें ऐसे ही वृद्धि होती रहे, इसमें हमारे और साथी जुड़े और इस संदेश को जन तक पहुंचाएं। और इसका जो मूलभूत उद्देश्य है उसकी सभी के यही फंडा होता है, सभी उसमें अपनी ओर से योगदान दें और समाज के जन कल्याण हेतु अपने समर्पित भाव से कार्य करें। मैं यही संदेश देना चाहूंगा, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी सर हैं, तो उनको सुनेंगे। तो कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।